हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मशीन डिजाइन के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग यूनिट 1 के अंदर कुछ बचा हुआ जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि बेयरिंग प्रेशर क्या होता है, क्रशिंग स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, और साथ ही साथ आपको बताएंगे टॉर्सनल स्ट्रेस क्या होता है। और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाएंगे कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, उसका कुछ फॉर्मूला आपको बताएंगे, क्योंकि अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस और उसके फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएंगे तो थ्योरी ऑफ फेलियर को समझने में काफी मदद मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड बेयरिंग प्रेशर। हम लोग सबसे पहला जो पढ़ाई करेंगे वो बेयरिंग प्रेशर कहेंगे। देखिए, बेयरिंग का मतलब होता है थामना, बियर करना। जैसे अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग का एग्जाम्पल ले, तो जमीन जो होता है, जो सॉइल होता है, वो आपके पूरे बिल्डिंग का लोड लेता है। जैसे अगर हम पटना मेट्रो बनाना चाह रहे हैं, तो पटना मेट्रो को बनाने से पहले क्या हो गया, इंजीनियर लोग सॉइल का टेस्ट किया कि आखिर जो हम पिलर बनाएंगे और उस पर जो लोड लगेगा, क्या वो जमीन, क्या वो सतह उसको थाम पाएगा कि नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए उसका बेयरिंग कैपेसिटी एक फिक्स अमाउंट पर नहीं रहेगा तो उस जगह हम लोग पिलर का निर्माण नहीं करेंगे। उसी तरह मशीन के अंदर भी बहुत सारा पार्ट पुर्जा होता है जिसका लोड जो है वो दूसरे मटेरियल थामता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हम लोग बॉल बेयरिंग के बारे में जानते हैं, है ना। हम लोग पढ़े भी हैं बॉल बेयरिंग में, और साइकिल में आप इस तरह से सिंपल बॉल बेयरिंग देखे थे जिसमें हम लोग बॉल लगा देते हैं और इसके अंदर हम लोग शाफ्ट या एक्सल को डाल देते हैं और उसका पूरा लोड लगता है। तो आखिर पूरे शाफ्ट का, पूरे एक्सल का जो लोड लग रहा है उसको कौन थाम रहा है, तो बॉल के मदद से बियर कर रहे हैं, थाम रहे हैं, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, बॉल बियरिंग होगा। तो एकदम दिमाग में ये बैठाइएगा कि अगर कोई एक्सटर्नल लोड किसी मटेरियल पर लगता है तो वो मटेरियल उस लोड को जो थामता है दैट इज कॉल्ड बियरिंग। और कितने एरिया पर वो फोर्स लगता है इसके बारे में अगर हम पढ़ाई करें तो उसको हम लोग बेयरिंग प्रेशर कहते हैं। तो क्या कह रहा है बहादुर, कह रहा है कि बेयरिंग प्रेशर इज सिंपली लोड, जिसको हम लोग फोर्स कह रहे हैं, ओवर ए सर्टेन एरिया। इसका मतलब है कि अगर किसी, जैसे ये आपका हाथ है, ये आप इस तरह से हाथ ले लिए और इस पर एक बड़ा सा शाफ्ट डाल दिए, तो शाफ्ट का सारा लोड, या आप ऐसे कर दिए और यहां से कोई लोड को इस तरह से झुला दिए, रस्सी बांध के नीचे झुला दिए, अपने हाथ पर ऐसे रखे और रस्सी बांध के ऐसे झुला दिए। अब आप नोटिस करेंगे कि आपका हाथ का ये वाला पोर्शन और हाथ का ये वाला पोर्शन इस पूरे लोड को थाम रहा है। तो लोड आपके हाथ पर लग रहा है, तो आपका हाथ का जो मटेरियल है वो उस लोड को क्या कर रहा है, थाम रहा है, बेयर कर रहा है। तो ये हमेशा याद रखना है कि बेयरिंग हमेशा दूसरे मटेरियल के द्वारा दिया जाता है। जैसे यहां अगर फिगर देख रहे होंगे तो एक रेक्टेंगुलर होल है और उस रेक्टेंगुलर होल के अंदर हम लोग क्या किए, ध्यान से सुनेंगे, उस रेक्टेंगुलर होल के अंदर हम लोग क्या किए, एक शाफ्ट को डाल दिए हैं। ये देखिए, एक शाफ्ट को डाल दिया है। तो शाफ्ट का सारा जो वजन है वो नीचे लग रहा होगा। तो वहां का जो मटेरियल है, ये देखिए, यहां का जो मटेरियल है यही क्या लगा रहा है, तो ये बियरिंग प्रेशर लगा रहा है, बियरिंग प्रेशर लगा रहा है। ये देखिए कितना लगा रहा होगा। तो अगर इसका फिगर यहां देखिएगा तो ये आपके पास शाफ्ट है, ये आपके पास शाफ्ट है और ये मटेरियल है। तो इसका पूरा का पूरा ये जो प्रोजेक्शन इस पर लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, तो L इंटू डी, और यहां से यही वाला पार्ट जो है ये आपका प्रोजेक्टेड एरिया के रूप में आ गया, प्रोजेक्टेड एरिया के रूप में आ गया। और ये क्या हो गया, मान लीजिए शाफ्ट का लेंथ L है और डायमीटर जो है वो D है, तो L इंटू डी हो गया। इसका मतलब आप अपने हाथ में इस तरह से मार्कर को ले लिए और यहां रस्सी में एक लोड को डाल दिए। अब आप नोटिस करेंगे पूरा का पूरा जो लोड है वो आपके इस सतह पर लग रहा है और इस सतह पर लग रहा है। ये आपका हाथ जो है ना उस लोड को थाम रहा है, दैट इज कॉल्ड बेयरिंग प्रेशर। तो क्या कह रहा है कि बेयरिंग प्रेशर इज सिंपली ए लोड ओवर ए सर्टेन एरिया। बेयरिंग प्रेशर और बेयरिंग कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू बेयर द लोड। बेयरिंग प्रेशर या बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है, तो अगर हम किसी मटेरियल पर लोड डाल रहे हैं और वो मटेरियल उस लोड को कितना थाम रहा है, कितना बेयर कर रहा है,
इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बेयरिंग कैपेसिटी कहेंगे उस मटेरियल का। और अगर लोड को एरिया से भागा देख के हम निकालेंगे तो वहां से हमको बेयरिंग प्रेशर निकल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो बेयरिंग प्रेशर का यहां फॉर्मूला क्या हो गया, लोड हो गया। बेयरिंग प्रेशर को हम लोग यहां पर P और सफिक्स में B लिख देंगे। बेयरिंग प्रेशर P और सफिक्स में B लिख देंगे। लोड आपका W रहेगा, नहीं तो P रहेगा। और प्रोजेक्टेड एरिया वो तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह का सेक्शन को हम लोग कंसिडर करते हैं, वही आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा। जैसे अगर आप यहां पर एक सेक्शन देखेंगे, मान लीजिए ये मेरा रेक्टेंगुलर होल है, ठीक है, ये मेरा रेक्टेंगुलर होल है और इसके अंदर ही हम लोग शाफ्ट को डाले हुए थे। ये देखिए, इसके अंदर ही हम लोग शाफ्ट को डाले हुए थे, ऐसा है ना, इसी के अंदर हम लोग शाफ्ट को यहां पर डाल दिए थे। तो आप नोटिस करेंगे कि शाफ्ट का जो सारा लोड है वो इस सेक्शन पर लग रहा है। ये देखिए, इस सेक्शन पर पूरा शाफ्ट का लोड लग रहा है। ये वाला जो सेक्शन है इसी पर पूरा का पूरा शाफ्ट का लोड लग रहा है। तो ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल क्या कर रहा है, यहां से बेयरिंग फोर्स लगा रहा है। ये देखिए, यहां से बेयरिंग फोर्स लगा रहा है। तो यहां पर हम लोग उसका एरिया कौन सा ले रहे हैं, तो शाफ्ट का पूरा लेंथ यहां तक है। ये देखिए, शाफ्ट का पूरा लेंथ यहां पर है और पूरा यहां पर उसका डायमीटर उसको प्रेस कर रहा होगा, प्रेस कर रहा होगा। तो यहां का मटेरियल जो है बेयरिंग लगा रहा है। तो आई होप आपको बेयरिंग प्रेशर समझ में आ गया होगा। क्लियर एकदम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्रशिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्रशिंग स्ट्रेस और इसको हम लोग सिग्मा RS कहते हैं, क्रशिंग स्ट्रेस। ठीक है, इसको हम लोग क्रशिंग स्ट्रेस कहते हैं, सिग्मा क्रशिंग। ठीक है, सिग्मा क्रशिंग, या कहीं कहीं सिग्मा C भी लिखा रहता है, सिग्मा C भी लिखा रहता है। तो क्रशिंग स्ट्रेस और बेयरिंग में बच्चा बड़ी कंफ्यूज करता है कि सर क्रशिंग और बेयरिंग में होता अंतर मेन क्या है। देखिए, आप अगर किसी मटेरियल पर लोड डालेंगे तो वो जो मटेरियल है, मतलब ये एक मटेरियल है और मेरा हाथ दूसरा मटेरियल है, तो आप मार्कर मेरे लिए क्या हो गया, लोड हो गया, और मेरा हाथ क्या कर रहा है, उसको थाम रहा है। तो जब मेरा हाथ के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बेयरिंग प्रेशर हो गया। अब देखिए, ये जब लोड इस हाथ पर लग रहा होगा तो ये क्या कर रहा होगा, यहां के मसल्स को दबा रहा होगा। तो आखिर ये लोड कितना मसल्स को दबा रहा है, उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है मटेरियल के अंदर, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रशिंग स्ट्रेस। जैसे आपको हम एग्जांपल में भी पढ़ाए थे, बताए थे कि मान लीजिए आप अपना फिंगर ले लेते हैं और इस फिंगर के अंदर जो है मार्कर को डाल देते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बताए थे कि मान लीजिए आपके पुराना जमाने के जो टीचर रहते थे वो लोग क्या करते थे, पनिशमेंट बड़ा स्मार्टली देते थे। अभी का तो टीचर पनिशमेंट भी नहीं देता है, बहुत ज्यादा अगर पनिशमेंट देना होता है तो क्या करता है, नंबर ही काट लेता है, बड़ी स्मार्टली वो नंबर काट लेता है ना, पता भी नहीं चलने देता है। अगर आप अपने टीचर को एकदम घूर के देखे तो वो क्या किया, फटाफट फाइनल जब आया तो वहां पर इंटरनल नंबर ही कम कर दिया। तो मान लीजिए वो पुराना जमाना का जो टीचर था, भले उसी समय मार देता था, बात खत्म हो जाता था, पर आज का टीचर क्या है, एकदम हर बात को एकदम याद रखता है। तो मार्कर को इसके अंदर डाल दिए और कस के हम प्रेस किए, बहुत कस के, बच्चा बेचारा चिल्ला रहा है। फिर जब हम इस मार्कर को हटाएं, इस पेन को हटाएं, तो आप नोटिस करेंगे कि आपका जो मसल्स है वो अंदर की ओर दब गया, और जब आप उस पर लोड लगा रहे थे तो ये मटेरियल उस पर क्या कर रहा था, स्ट्रेस जनरेट कर रहा था। तो याद रखना है कि कोई लोड मटेरियल के जो ग्रेन होते हैं, जो दाना होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको कितना अंदर की ओर शिफ्ट कर रहा है, कितना अंदर की ओर दबा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रशिंग स्ट्रेस कहते हैं। मतलब अगर बहुत बड़ा कॉम्प्रेसिव फोर्स बहुत छोटे एरिया पर एक बैग आके लग जाए तो वहां पर जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ना कह के क्रशिंग स्ट्रेस कहते हैं। तो क्या कह रहा है डिफिनीशन बहादुर, क्रशिंग स्ट्रेस, द लोकलाइज्ड का मतलब होता है एक ही जगह आ जाना। द लोकलाइज्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस का मतलब होता है डेवलप होना एट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू कंपोनेंट हैविंग नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड क्रशिंग स्ट्रेस। क्रशिंग स्ट्रेस में याद रखना है कि मटेरियल के बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से समझिए, यहां पर
एक एग्जांपल से समझिए। यहां पर हम लोग क्या किए हैं, एक चेन को ले लिए, ठीक है, बड़े बड़े लोड को उठाने के लिए क्रेन में आप देखे होंगे बहुत सारा चेन लगा होता है। तो अगर आप इस चेन को मान लेते हैं 1 नंबर, इसको मान लेते हैं 2 नंबर, इसको मान लेते हैं 3 नंबर, तो सिर्फ आप 1 नंबर और 3 नंबर के बारे में सोचिए। 1 नंबर जो है बाहर की ओर फोर्स लगा रहा होगा, 1 नंबर बाहर की ओर फोर्स लगा रहा होगा, और 3 नंबर भी बाहर की ओर फोर्स, टेंसाइल फोर्स लगा रहा होगा। तो जो 3 नंबर का है वो 2 नंबर के ग्रेन को, मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा होगा, दबा रहा होगा अंदर, और जो 1 नंबर का चेन है वह 2 नंबर के मॉलिक्यूल्स को दबा रहा होगा। जैसे अभी हम क्या बोले, ये पेन आपका 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 3 नंबर है। अब इसके बीच में आप इसको डाल दीजिए और कस के प्रेस कीजिए। देखिए यहां पर खींच रहा था, पर यहां पर क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो जब आप दबाइएगा तो ये जो मार्कर है ये टेंसाइल फोर्स लगा रहा है, नीचे भी ऊपर भी, क्योंकि आप इधर से दबा रहे हैं ना, तो आप मार्कर को दबा रहे हैं, तो मार्कर क्या करेगा, टेंसाइल फोर्स लगाएगा। कहां पर, यहां पर। और आपका जो यहां का मॉलिक्यूल्स है, यहां का जो मसल्स है, वो अंदर की ओर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अगर बहुत बड़ा कॉम्प्रेसिव फोर्स एक ही जगह आके लग जाए पर्टिकुलर एरिया में, और जिसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, जैसे ये मार्कर को हम अपने हाथ में दबा दिए और कस के दबा रहे हैं, तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो ई मार्कर क्या कर रहा है, मेरे हाथ के मॉलिक्यूल्स को दबा रहा है, अंदर की ओर शिफ्ट कर रहा है। तो कितना फोर्स लगा उस हाथ के एरिया पर, इसको कहेंगे क्रशिंग स्ट्रेस, इसको कहेंगे क्रशिंग स्ट्रेस। तो क्या कर रहा है, द लोकलाइज्ड मतलब एक ही जगह आके सारा का सारा कॉम्प्रेसिव फोर्स लग जाए एक पर्टिकुलर एरिया में। बस ये याद रखना है कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, उसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। कॉम्प्रेसिव में हो सकता है कि बॉडी दब जाए, पर क्रशिंग में क्या होता है, दब नहीं रहा है, मॉलिक्यूल्स जो है, उसका ग्रेन जो है वो अंदर की ओर शिफ्ट हो गया, क्योंकि इसको कस के आप खींच रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स जो है अंदर की ओर शिफ्ट होते जा रहा है। ये देखिए इस तरह से शिफ्ट होते जा रहा है। और इसका एग्जांपल भी आप अपने घर में भी देख सकते हैं। देखिए अगर आपके पास ऑफिस बैग होगा, या अगर आप सामान उमान लेके आते हैं, बड़ा वाला इस तरह से झोला आपके पास अगर होगा, तो इसमें हुक लगा हुआ रहता है। आप ध्यान दीजिएगा, कपड़ा बांधा हुआ वाला नहीं है ना, प्लास्टिक वाला नहीं, वहां पर एक हुक लगा रहता है। हुक को आप कभी भी खोल सकते हैं। तो आप देखिएगा कि वो हुक जो है ना क्रश हो गया, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से घिस गया होगा इस तरह से, तो वहां पर क्रशिंग आपको एकदम देखने को मिल जाएगा। फिर दूसरा आप कहां देख सकते हैं, तो आप अपने गांव में चापाकल में भी देख सकते हैं कि ये आपका जो है हैंडपंप है ना, इस तरह से हैंडपंप गांव में रहता है। ओके, ये आपका चापाकल है, और चापाकल में आप नोटिस करेंगे कि जहां पर हम लोग हैंड पर प्रेस कर रहे हैं, तो यहां का सेक्शन इसके अंदर फिक्स होता है, तो पहले ये गोल रहता है, पर जितना बार इसको हम यूज करते हैं तो ये जो है ना फिर ऐसे हो जाता है। इसका मतलब है कि मटेरियल का यहां पर शिफ्टिंग हो जाता है। ये देखिए इस तरह से। उसी तरह यहां रिवेट में भी देखिए, आपके पास 2 प्लेट है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास 2 प्लेट है। एक प्लेट ये ले लेता हूं, ये देखिए, एक प्लेट ये ले लेते हैं, ये इसका टॉप भी हम लोग दिखा रहे हैं, और दूसरा प्लेट इसके नीचे लगा देते हैं, दूसरा प्लेट हम लोग इसके नीचे लगा देते हैं। ये देखिए 2 प्लेट, ये इसका फ्रंट व्यू देखिए, ये टॉप व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है ना। फिर टॉप व्यू को यहां भी दिखा रहे हैं। अब यहां पर आप होल कर दिए और आप रिवेट लेके आए, इस तरह से गर्म करके रिवेट लेके आए और इसके अंदर डाल दिए और कस के प्रेस किए, तो ये ऐसा ज्वाइंट हो गया। जैसे बहुत सारे पूल में जितना पूल बना रहता है उसमें आपको क्या होता है, रिवेट मारा हुआ रहता है, प्लेट को, एक प्लेट को दूसरे प्लेट से जोड़ने के लिए रिवेट मारा हुआ रहता है। कहां देखने को और मिलेगा, अगर आपके घर में अगर पीतल का या अल्युमिनियम का बाल्टी होगा, मेटल का बाल्टी होगा, तो वहां देखेंगे कि चदरा को मोड़ के वहां रिवेट मार देता है, फिर आपके ताला में रिवेट मार देता है, कैची में रिवेट मार देता है, तो वो सब रिवेट हो जाता है। तो यहां पर हम लोग रिवेट मार देते हैं। अब सोचिए कि इस पर फोर्स लग रहा है, इस तरह से फोर्स लग रहा है, तो बार बार जब फोर्स लगेगा तो वो क्या करेगा, सारा का सारा फोर्स शिफ्ट कहां कर देगा, रिवेट पर कर देगा। उसके कारण क्या होगा, पहले यहां पर कोई भी गैप नहीं था, ध्यान दीजिएगा, पहले यहां पर कोई भी गैप नहीं था, ये पूरा भरा हुआ था, पर कंटिन्यूअस इसके यूज होने के कारण क्या हो गया, यहां पर गैप का फॉर्मेशन हो गया। यहां पर देखिए
गैप बन गया, ये आपका गैप बन गया। इसका मतलब है शिफ्टिंग ऑफ ग्रेन, शिफ्टिंग ऑफ ग्रेन, ग्रेन का शिफ्टिंग हो गया। ग्रेन कहने का मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स का शिफ्टिंग हो जाता है क्रसिंग में। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया कि अगर सारा का सारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस या कॉम्प्रेसिव लोड किसी पर्टिकुलर एरिया पर आके लग जाए तो उस जगह उसको क्रसिंग, मतलब उसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ना कह के क्रसिंग स्ट्रेस कहेंगे। और क्रसिंग स्ट्रेस में याद रखना है कि बस मटेरियल, जैसे यहां रिबेट, अगर ये लूज हो गया, ये देखिए गैप छोड़ दिया है, अगर गैप ही छोड़ दिया तो ये फेल्योर टेक्स प्लेस हो गया, काम खत्म इसका। क्योंकि गैप अगर छोड़ दिया इसका मतलब है कि अब वो बहुत ढीला हो गया, वहां से काम करना उसका बंद हो जाएगा। तो यहां फेल्योर इसी तरह से हो जाता है। अब यहीं पर आप देख लीजिए कि यहां पर हम लोग एरिया क्या ले रहे हैं। अगर मान लीजिए हमको क्रसिंग स्ट्रेस निकालना होता है तो सिग्मा सी आर, क्रसिंग स्ट्रेस निकालना होता है तो लोड लेंगे और एरिया लेंगे, दैट इज कॉल्ड, फिर से वापस प्रोजेक्टेड एरिया। अब आप देख लीजिए कितना मटेरियल आपका क्रश हो रहा है। जैसे न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाते हैं, नकल ज्वाइंट, क्वार्टर ज्वाइंट, तो वहां पर आप नोटिस करते हैं क्रसिंग हो रहा है। और क्रसिंग में आपको बता रहे थे कि ये आपका मान लीजिए कोई सेक्शन है, ये रॉड है, तो ये इसको प्रेस कर रहा है, तो कितना अंदर की ओर धक्का मार रहा है, वो उसका क्या हो गया, क्रसिंग। तो यहां पर एरिया के रूप में फिर से आप प्रोजेक्टेड एरिया ले सकते हैं, फिर से आप प्रोजेक्टेड एरिया ले सकते हैं। बियरिंग प्रेशर में क्या था, ये मटेरियल, ये देखिए ये शाफ्ट है और ये मेरा हाथ, दो सपोर्ट है, तो शाफ्ट के नीचे लोड लगाएं तो शाफ्ट क्या कर रहा है, इसको धक्का मार रहा है, पर ये मटेरियल उसको क्या कर रहा है, थाम रहा है, तो बियरिंग। अब ये जो शाफ्ट है ये मटेरियल की ग्रेन को क्या कर रहा है, दबा रहा है, तो क्रसिंग। एकदम समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया। तो क्रसिंग स्ट्रेस बराबर लोड बटे एरिया। और ये याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चा, एक चीज आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, एक चीज याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, कि जो क्रसिंग स्ट्रेस होता है वो किसी मटेरियल का सबसे ज्यादा वैल्यू होता है। तो क्रसिंग स्ट्रेस इज ऑलवेज, क्रसिंग स्ट्रेस CR इज ग्रेटर देन, क्रसिंग स्ट्रेस जो है सबसे ज्यादा रहेगा, फिर टेंसाइल रहेगा, ठीक है, और सबसे कम जो है वो शेयर रहेगा। तो ऐसा सीक्वेंस याद रखेंगे कि क्रसिंग में मटेरियल सबसे लास्ट में फेल होता है, क्योंकि ग्रेन अंदर जा रहा है तब जाके वो ब्रेक करेगा। तो क्रसिंग स्ट्रेस हमेशा ज्यादा रहेगा। टेंसाइल जो है, टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव इससे थोड़ा कम रहेगा, और शेयर सबसे कम रहता है किसी मटेरियल का। और एक छोटा सा डिफिनीशन भी आप याद रखेंगे, है ना, एक छोटा सा डिफिनीशन भी याद रखेंगे कि इफ large amount of compressive force is acting, if large amount of compressive force, ठीक है, इफ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्स इज एक्टिंग, ध्यान से सुनेंगे, इफ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ स्मॉल एरिया, then it is called क्या चीज, क्रसिंग स्ट्रेस, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रसिंग स्ट्रेस। कि अगर बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्स जो है वह एक छोटे से एरिया में आके लग जाएगा तो वहां पर क्या होगा, क्रसिंग स्ट्रेस होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं टॉर्सनल स्ट्रेस। और टॉर्सनल स्ट्रेस को हम लोग टाउ एस कहते हैं, या कहीं कहीं इसको QS भी कहा जाता है। तो टॉर्सनल स्ट्रेस का बात हम तब कहेंगे जब हम शाफ्ट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। शाफ्ट किसको कहते हैं, तो कोई भी सिलेंड्रिकल रॉड जो अपने एक्सिस पर घूमता है उसको हम शाफ्ट कहते हैं। जैसे जनरेटर अगर आप देखे होंगे, या गांव में हम लोग खेत में पानी पटाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक डीजल वाला सेट रखते हैं और डीजल पंप रहता है, उसमें हैंडल घुसाते हैं और घुमाते हैं। तो जिसमें आप हैंडल घुसा रहे हैं, जो सर्कुलर रॉड है,
वही आपका क्या हो गया, शाफ्ट हो गया। तो शाफ्ट एक सर्कुलर रॉड होता है जो अपने एक्सिस के अबाउट घूमता है और पावर का ट्रांसमिशन करता है। तो कह रहा है कि द स्ट्रेस विच इज डेवलप इन द शाफ्ट, तो शाफ्ट समझ में आ गया। द स्ट्रेस विच इज डेवलप इन द शाफ्ट, शाफ्ट के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है ड्यू टू द ट्विस्टिंग इफेक्ट। ट्विस्टिंग का मतलब होता है ऐंठना। जैसे आप पानी पिए, है ना, और उसके बॉटल को पकड़ के आप क्रश कर रहे हैं, ऐसे ऐंठ रहे हैं, तो उसको कहते हैं ट्विस्टिंग। आप अपने दोस्त को हाथ दिए और अपने दोस्त को बोले कि आप इसको मोड़ो, तो ये इस तरह से ऐंठने लगा, तो तुम्हारे ऊपर वो लोड लगा रहा है, देखो ऐंठ रहा है, तो तुम्हारा जो मॉलिक्यूल्स है वो उसको क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है। एक लिमिट तक आपके दोस्त इसको ऐंठ रहे हैं, तो आप एक लिमिट तक बर्दाश्त करेंगे, नहीं मारेंगे एक झापड़, है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है अब हम मेरे अंदर उतना स्ट्रेस लेने का क्षमता नहीं है। तो मटेरियल ऐठन से अपने आप को रोकने के लिए जो स्ट्रेस लगाता है, ऐसे स्ट्रेस को टॉर्सनल स्ट्रेस कहते हैं। और एकदम समझ में आया कि द स्ट्रेस विच इज डेवलप इन द शाफ्ट, शाफ्ट के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है ड्यू टू द ट्विस्टिंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्सनल स्ट्रेस। एकदम क्लियर है। कह रहा है कि व्हेन ए मशीन मेंबर में हम लोग क्या ले लिए, शाफ्ट को ले लिए, इज सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट ट्विस्टिंग मूवमेंट, है ना। मान लीजिए हम इसको पकड़ के ऐसे ऐंठ रहे हैं, टी लगा रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं, है ना। ये अगर आप ऐसे अपना हाथ पकड़िएगा और इसको ऐसे ऐठिएगा, ये देखिए इधर ऐठ रहे हैं, तो ये वाला इधर अपने आप को रोकना चाहेगा, तो ये वाला इधर लगाया। जैसे मान लीजिए आप चादर धोए, है ना, और चादर को अच्छे से गार उड़ दिए, अपने दोस्त को बोले कि एक बार तुम पकड़ो और एक साइड आप पकड़े, तो एक दोस्त क्या होगा, इधर घुमा रहा है और दूसरा दोस्त इधर घुमा रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, टॉर्सन डेवलप हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, ट्विस्टिंग हो रहा है। तो क्या कह रहा है कि व्हेन ए मशीन मेंबर, मतलब व्हेन ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट ट्विस्टिंग मूवमेंट, या इसी को हम क्या कह रहे हैं, टॉर्क कह रहे हैं। यहां पर हम क्या लगा रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं। ये याद रखना है, टॉर्क, मूवमेंट, कपल, तीनों का फॉर्मूला सेम है पर तीनों का मतलब अलग है। एकदम याद रखना है। जब हम लोग मूवमेंट का बात करते हैं तो मूवमेंट में क्या होता है, बॉडी मुड़ता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट, पर जब हम टॉर्सन का बात करते हैं तो बॉडी ऐठाता है जेड एक्सिस के अबाउट। और अगर दो फोर्स के मदद से बॉडी मुड़ रहा है, घूम रहा है, तो उसको कपल कह रहे हैं। तीनों का फॉर्मूला अलग, तीनों का फॉर्मूला सेम है पर मीनिंग अलग अलग है। टॉर्सन में हमेशा बॉडी ऐठाएगा, ये याद रखना है, किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट। बस बेंडिंग में याद रखना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट मुड़ेगा, पर टॉर्सन में हमेशा जेड एक्सिस के अबाउट बॉडी घूमेगा, ऐठाएगा। तो क्या कर रहा है कि व्हेन ए मशीन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट ट्विस्टिंग मूवमेंट टॉर्क, देन द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टॉर्सन। द स्ट्रेस डेवलप्ड बाय द टॉर्सन इज कॉल्ड टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। यहां पर हम लोग क्या किए, एक शाफ्ट को ले लिए, शाफ्ट को ले लिए, और शाफ्ट में यहां ध्यान देंगे ये इसका क्रॉस सेक्शन है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक एक्सिस यहां से ऐसे चला गया, एक एक्सिस यहां से ऐसे चला गया, एंड दिस इज कॉल्ड जेड एक्सिस। यही आपका क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया। और इसी जेड एक्सिस को हम लोग पोलर एक्सिस भी कहते हैं, पोलर एक्सिस भी कहते हैं। तो याद रखना है कि शाफ्ट एक्स एक्सिस के अबाउट बेंडिंग करेगा, वाई के अबाउट बेंडिंग करेगा, पर जेड के अबाउट क्या करेगा, घूमेगा। जेड के अबाउट क्या होगा, घूमेगा। क्लियर हो गया। तो एक हम लोग मॉस में पढ़े थे, फ्रॉम टॉर्सनल इक्वेशन, हम लोग टॉर्सनल इक्वेशन मॉस में पढ़े थे, टॉर्सनल इक्वेशन मॉस में पढ़े थे। क्या पढ़े थे, तो टी बाई जे, टी का मतलब टॉर्क, जे का मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इज इक्वल टू जी थीटा बटे एल इज इक्वल टू टाउ बटे आर। यहां पर यही टाउ जो है ये शियर स्ट्रेस होगा, जहां पर टी जो है वो आपका टॉर्क हो गया, टॉर्क हो गया। और ये टॉर्क कैसे निकलेगा, तो क्वेश्चन में पावर दिया रहेगा बहादुर, पावर, पी फॉर पावर, क्वेश्चन में पावर दिया रहेगा, पावर बराबर होता है
2 पाई एन गुना टी, ध्यान से सुनेंगे, 2 पाई एन गुना टी और बटे 60। तो क्वेश्चन में पावर दिया रहेगा, ये गिवन रहेगा, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, एन क्वेश्चन में गिवन रहेगा, क्या चीज में, आरपीएम में, रिवोल्यूशन पर मिनट, कितना स्पीड से वो, तो यहां से टी निकल जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बता रहा हूं, टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बटे एल इज इक्वल टू टाउ बटे आर, कोई दिक्कत नहीं बहादुर। जहां पर अभी हम क्या बता रहे हैं, टी जो है वो टॉर्क है, टी जो है वो टॉर्क है, और टॉर्क निकलेगा कैसे, तो पावर बराबर 2 पाई एन गुना टी और डिवाइडेड बाई 60, इस फॉर्मूला के मदद से निकलेगा, है ना। और यहां पर जे जो है, जे को कहते हैं पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्सिया। इनर्सिया बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें बॉडी अपने अवस्था को बरकरार रखना चाहता है। मूवमेंट का मतलब होता है मोड़ना, तो अगर किसी बॉडी को आप मोड़ना चाहेंगे तो वो बॉडी अपने आप को मुड़ने से रोकेगा, मटेरियल का ये जो गुण होता है उसी को कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्सिया। तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर वो रोक रहा है तो उसको सिंपल मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, वाई एक्सिस के अबाउट रोक रहा है तो सिंपल मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, पर अगर जेड एक्सिस के अबाउट वो अपने आप को मोड़ने से रोक रहा है तो उसको हम लोग पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्सिया कहते हैं। तो याद रखना है बहादुर कि फॉर सॉलिड शाफ्ट, अगर सॉलिड शाफ्ट होगा, सॉलिड का मतलब पूरा अंदर खोखला नहीं है, दिस इज कॉल्ड सॉलिड शाफ्ट, डी फॉर डायमीटर। तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्सिया का फॉर्मूला होता है पाई बटे 32 डी का पावर 4, पाई बटे 32 डी का पावर 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है, एकदम रट जाना है, ठीक है। और अगर हॉलो शाफ्ट होगा, अगर हॉलो शाफ्ट होगा, याद रखना है बहादुर, इसी को कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट जेड एक्सिस, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट होगा पाई बटे 64 डी का पावर 4, वाई एक्सिस में होगा पाई बटे 64 डी का पावर 4, पर जेड के अबाउट इतना होगा, ठीक है। अगर हॉलो शाफ्ट होगा तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, जिसको हम आई जेड जेड कहते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई बटे 32 कैपिटल डी का पावर 4 माइनस डी का पावर 4, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये सब छोटे छोटे बात को। ये आपका हॉलो शाफ्ट है, ये मटेरियल है, जहां मटेरियल है वहां पर हैचिंग कर दिए, और ये आपका डी हो गया डायमीटर, ये आपका हो गया छोटा डी, कोई दिक्कत यहां नहीं, ठीक है। एल जो है वह लेंथ ऑफ शाफ्ट है, ठीक है। जी जो है इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इसी को शियर मॉडुलस भी कहते हैं। और ये क्या होता है, शियर स्ट्रेस अब बटा शियर स्ट्रेन कहते हैं, याद रखना है। एक चीज और याद रखना है बहादुर, एक चीज और याद रखना है, यहां पर जो टाउ होता है या जो क्यू होता है, इसी को कहते हैं टॉर्सनल स्ट्रेस, इसी को कहते हैं टॉर्सनल स्ट्रेस, टॉर्सनल स्ट्रेस। और आर क्या होता है, तो सेंटर से सॉलिड शाफ्ट के सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर का जो दूरी होता है उसको आर कहते हैं, इसके सेंटर से यहां तक का जो दूरी होगा दिस इज कॉल्ड आर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर जरा सा आप ध्यान दे देना, हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग द रिलेशन, हम लोग रिलेशन का यूज कर रहे हैं, कौन सा रिलेशन, तो T बाई जे इज इक्वल टू टाउ बटे आर, इसको इधर भेज दीजिए, तो देखिए तो T इंटू आर डिवाइडेड बाई जे फॉर जोकर, और यहां पर टाउ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, टाउ बराबर शियर स्ट्रेस बराबर टी के जगह टी ही रहने देते हैं, आर के जगह में डी बाई 2, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाएगा आर बराबर डी बाई 2, सही है। तो डी बाई 2, और यहां जे का वैल्यू कितना हो गया, पाई बटे 32, है ना, पाई बटे 32। तो आप अगर इसको अच्छे से एडजस्ट करके अगर लिख पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप अच्छे से एडजस्ट करके लिख पा रहे हैं तो T इज इक्वल टू टाउ इंटू जे बटे आर,
क्रॉस मल्टीप्लाई से, टाउ को टाउ ही रहने देते हैं, जे को हम लिख देते हैं पाई बटे 32 डी का पावर 4, और यहां आर के जगह लिख देते हैं डी बाई 2, और यहां से कट उठ के मेरा टी इज इक्वल टू आ गया पाई बटे 16 डी का पावर 3 इंटू शेयर स्ट्रेस एंड दैट इज कॉल्ड टॉर्सनल स्ट्रेस। यहां से आप ये टाउ निकालेंगे, इसी को कहेंगे टॉर्सनल स्ट्रेस, इसी को कहेंगे टॉर्सनल स्ट्रेस। टी आप यहां से निकाल लीजिए, टी यहां से आप निकाल लेंगे, और यहां पर डायमीटर दिया रहेगा तो वी कैन इजिली कैलकुलेट क्या चीज बच्चा, टॉर्सनल स्ट्रेस। समझ में आया कि नहीं है? जल्दी से हाँ ना में जवाब दे दीजिए। एकदम क्लियर है? चलिए लास्ट आ जाते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस को कहते हैं सिग्मा बी, बेंडिंग स्ट्रेस को कहते हैं सिग्मा बी। बेंडिंग स्ट्रेस का बात हम लोग तब करेंगे जब हम लोग किसी बीम का एग्जांपल लेंगे या किसी शाफ्ट पर लोड लग रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक शाफ्ट है ना, एक शाफ्ट है, यहां पर हम लोग एक शाफ्ट भी ले लेते हैं, यहां पर एक शाफ्ट हम लोग ले लेते हैं और इसको हम लोग बेयरिंग के अंदर, इसको हम लोग बेयरिंग के अंदर डाल देते हैं, इसको हम लोग बेयरिंग के अंदर डाल देते हैं, और इस पर मान लीजिए कोई लोड दे देते हैं, एक बड़ा सा पुल्ली लगा देते हैं, एक बड़ा सा पुल्ली इसके ऊपर लगा देते हैं, और यहां से लोड को हम इस तरह से टांग दिए हैं। ये देखिए इस तरह से लोड को टांग दिए, ठीक। अब ये क्या कर रहा होगा, शाफ्ट अपने एक्सिस पर घूम रहा होगा, शाफ्ट अपने एक्सिस पर घूम रहा होगा तो टॉर्सनल, पर इस लोड के कारण ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बेंड भी कर सकता है, ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बेंड भी कर सकता है। तो अगर आप कोई लोड लगा रहे हैं उसके कारण कोई स्ट्रक्चर बेंड कर रहा है तो मटेरियल अपने आप को रेसिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेस लगाएगा, दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस, दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। तो क्या कह रहा है, द स्ट्रेस विच इज डेवलप इन द बीम, याद रखना वहां पर शाफ्ट था, यहां पर बीम का बात कर रहे हैं। द स्ट्रेस विच इज डेवलप इन द बीम ड्यू टू द बेंडिंग मूवमेंट इज नोन एज बेंडिंग स्ट्रेस, और इसी का दूसरा नाम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। जैसे यहां पर एक बीम है और इस बीम पर हम ट्रांसवर्स लोड दिए, ये वाला जो एक्सिस है इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कह रहे हैं, और ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है। तो जब हम इस पर लोड डालेंगे तो उस लोड के कारण क्या होगा, ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बेंड करेगा। ये देखिए आप लिखो फेंको पेन यूज कर रहे हैं, उसको पकड़िए और ऐसे करके मूवमेंट लगाइए तो देखिए वो इस तरह से मुड़ेगा। आप ऐसे करेंगे तो इस तरह से मुड़ेगा, मतलब एक सैगिंग बनाएगा, एक हॉगिंग बनाएगा। तो ऐसा स्ट्रेस, मतलब अगर किसी बीम पर हम कोई ट्रांसवर्स लोड डालते हैं, मतलब क्रॉस सेक्शन के, ये आपका ट्रांसवर्स लोड कहलाता है। इसका मतलब अगर कोई लोड किसी क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगे, ये देखिए पैरेलल लगे, तो ऐसे लोड को ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। तो अगर किसी बीम पर कोई ट्रांसवर्स लोड लगे या बेंडिंग मूवमेंट लगे, उसको मोड़ने के लिए कोई मूवमेंट लगे, तो उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। तो फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन मॉस में पढ़े हैं, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन से क्या पढ़े हैं, तो हम पढ़े हैं एम बटे आई इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग बटे वाई इज इक्वल टू ई बटे आर, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्या कह रहा है, एम बटे आई इज इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग बटे वाई इज इक्वल टू ई बटे आर। अब हम इस दोनों का रिलेशन यूज कर रहे हैं, तो एम बटे आई इज इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग बटे वाई, और यहां से सिग्मा बेंडिंग इज इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू वाई और डिवाइडेड बाई आई, और यहां से हम जो स्ट्रेस निकाले, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस, इसी को बेंडिंग स्ट्रेस कह रहा है। और याद रखना है बीम का क्रॉस सेक्शन ये तो रेक्टेंगुलर होगा, बीम का जो क्रॉस सेक्शन है बी इंटू टी। अब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, तो इसके अबाउट अगर निकालना है, ध्यान देंगे जिसके अबाउट निकालना है उसको पहले लिख दीजिए बी, और जिसको कट करेगा उसका क्यूब कर दिए, बी टी क्यूब बटे 12, ठीक है। आप चाहे तो यहां डी भी लिख सकते हैं,
और उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है, वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है, देखिए वाई के पैरेलल कौन है, तो ये है, तो टी, और जो जिसको कट किया उसका क्यूब बटे 12। अगर यही आपका सॉलिड रहता, ऐसा सॉफ्ट रहता, D4 डायमीटर, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्सिस और आई वाई वाई सेम होता है, कितना होगा, तो पाई बटे 64 डी का पावर 4। तो यहां से आपको ये निकल गया। अच्छा, इसके सेंटर से ये वाला जो दूरी होता है इसी को कहते हैं y, तो y आप आसान से निकाल लेंगे, t/2 होगा, नहीं तो b/2 होगा, वो डिपेंड करता है कि किधर वो मुड़ रहा है। यहां भी y का जो वैल्यू है, ये देखिए ये आपका y है और y बराबर कितना हो गया, d/2 हो गया, d/2 हो गया। और मूवमेंट तो आप निकाल लेंगे कि बीम पर किस किस तरह का लोड लग रहा है, उसके कारण मैक्सिमम मूवमेंट कितना हो सकता है। अब यहीं पर याद रखेंगे, यहीं पर याद रखेंगे कि EI को हम अगर गुना करते हैं, यहां पर फॉर्मूला अगर आप ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर आप देखिए I है, E है, तो अगर हम EI को गुना करते हैं तो इसको कहते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, याद रखना है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कहते हैं। और ये किसी बीम के स्ट्रेंथ को बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ बीम, स्ट्रेंथ ऑफ बीम को बताता है। इट टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ बीम, ये स्ट्रेंथ ऑफ बीम को बताता है। EI का मान जितना ज्यादा होगा वो बीम अपने आप को मुड़ने से उतना रोकेगा। तो आई होप आपको ये सारा स्ट्रेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज के लिए बस हम लोग इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, क्यों हम प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ते हैं, फिर उसका फॉर्मूला बताएंगे, कुछ मोहर सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, और तब जाके आपको थ्योरी ऑफ फेल्योर थोड़ा बहुत समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतने ही रहने देता हूं। थैंक यू।